सियासत के मैदान में मुकाबला जारी है। कल की अपोजिशन आज हुकूमत संभाल चुकी है। असल में जो कुछ भी देना है पीपल्स पार्टी ने देना है। एमक्यूएम का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें नून लीग गारंटर थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत के मैदान में मुकाबला जारी है। कल की अपोजिशन आज हुकूमत संभाल चुकी है और कल की पीटीआई हुकूमत ने अपोजिशन ऐवान की बजाय मैदान में करने की ठानी है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठा चुके और अब काबीना की तश्कील का इंतजार है, जिसके बारे में खबरें गर्म हैं कि हुकूमती इत्तेहादी काबीना में शमूलियत से कन्नी कतरा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज के दौरा कराची के ताने बाने भी इसी खबर से जोड़े जा रहे हैं। ज़राए का दावा है कि शहबाज शरीफ कराची इत्तेहादियों को काबीना में शमूलियत पर राजी करने के लिए ही गए थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वजारतों की बजाय अहम ओहदों में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि इसे लगता है कि इस मुश्किल सूरत हाल में वजारतें लेना बदनामी में शरीक होने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पीपल्स पार्टी की नज़र सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदों पर है। दूसरी तरफ एमक्यूएम भी काबीना में शामिल होने से गुरेजा है। इसका मौक़िफ़ है कि जिस मुआहदे पर इसे इत्तेहाद में शामिल किया गया, पहले उस पर अमल ज़रूरी है। शायद इसकी वजह यह हो कि नई हुकूमत कितनी देर चलती है, इसका भी कुछ पता नहीं। हुकूमत 1.5 साल तक रहती है या चंद महीने, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर मैदान में उतर चुकी है और इसका मुतालबा क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का है। ये इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए। देखना यह है कि हुकूमत इस मंजूरी को कितनी देर रोक कर रखती है। जल्द इंतखाबात के मुतालबे को लेकर आज पेशावर में पीटीआई जलसा करने जा रही है। इक़्तिदार से निकलने के बाद यह इमरान खान का पहला जलसा होगा। इसके बाद कराची और लाहौर में जलसे और सरप्राइज देने का ऐलान भी किया गया है। यह सरप्राइज क्या सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे होंगे या कुछ और, अवाम को इसका शिद्दत से इंतजार है। पंजाब की बात करें तो वहां लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ारत आला के इंतखाबात पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हमजा शहबाज की जल्द इंतखाबात की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अब अदालती हुक्म के मुताबिक ये इंतखाब 16 अप्रैल को होगा, जिसमें परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज मुद्दे मुकाबिल है। जीत किसकी हो सकती है, इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म तो बना दिया जरदारी साहब ने, अब तो ऐसे लग रहा है कि एमपीएस पार्टी ये तो सीढ़ी खींच दी है नीचे से। उसामा साहब, होता तो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर हलफ लेता है तो उससे अगले दिन उसकी कैबिनेट जो है वो भी हलफ ले लेती है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का कोई मिनिस्टर सामने नहीं आया, कोई हलफ नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब वज़ीर आज़म बनना था, इससे पहले इत्तेहादियों ने जो आपस में एग्रीमेंट्स किए थे उस पर इत्तेहादी अमल दरामद चाहते हैं। मतलब एमक्यूएम है, वो इनकार कर रही है कि जी उन्होंने जो फाकी वजारतें वो नहीं लेनी, क्योंकि उन्होंने फिर पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। मैं खुल के बात करूँगा, ये फिर पार्टी ने एग्रीमेंट में ये कहा था कि कराची और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम से होगा, बल्दियात की मिनिस्ट्री एमक्यूएम को दी जाएगी, ऑफिसर्स में कोटे में भी एमक्यूएम की मर्जी के ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। अब अभी तक कराची और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं बदला। सिंध में एमक्यूएम को वजारतें देने के हवाले से पीपल्स पार्टी अभी कोई लचक नहीं दिखा रही। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा अंदिया नहीं दिया कि वो इनको वजारतों में लेंगे। शहबाज शरीफ अब वो चाह रहे हैं कि एमक्यूएम नाम दे, एक गवर्नर उनका लगाएं, 2 फाकी वजारतें दें, लेकिन फाकी वजारतें तो उनके पास पहले भी थी। गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो तो तहरीक इंसाफ भी देने को तैयार थी। वो तो ये चाहते थे कि कराची में उनको हिस्सा मिले, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हिस्सा मिले, सिंध की वजारतों में उनको हिस्सा मिले। असल में जो कुछ भी देना है पीपल्स पार्टी ने देना है और नून लीग उसमें गारंटर थी। फिर पार्टी और एमक्यूएम का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें नून लीग गारंटर थी। अब वो प्राइम मिनिस्टर से ये कह रहे हैं कि आपने जो गारंटी दी थी उस पर पहले अमल दरामद करवाएं। अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी देख लें, वो ये तो कह रही है कि स्पीकर का ओहदा हमें दे दिया जाए, चेयरमैन सेनेट का भी ओहदा हमें दे दिया जाए, सदर का भी ओहदा हमें दे दिया जाए, वजारतें हम अगर देनी है तो उसके लिए हमारे से अलहदा से एग्रीमेंट किया जाए। पंजाब में हमें 15 MNAs की सीटें दी जाएं। 15 MNAs? 15 MNAs पंजाब में?
यानी उस ये वहां पर नून लीग कोई मुकाबले इनके खड़ा ही ना करे। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, 15 MNA नून इनको दे दे, 10-15 MNA जो है वो नून दे दे जहांगीर 3 ग्रुप और दूसरों को, तो नून के पास पंजाब में लड़ने के लिए बाकी क्या बचा? तो वो शहबाज शरीफ के सामने रज़ाई साहब के ने ये मुतालबा रखा है, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने ये मतलब उसमें यूसरा गिलानी है, उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने ये मुतालबा रखा है कि जनाब फेडरल कैबिनेट में आने से पहले ये एग्रीमेंट किया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने उनसे ये कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि ये मसला मैं ये काम नहीं कर सकता, ये डिसीजन मैंने नहीं लेना, ये डिसीजन पाजी ने लेना, ये नवाज शरीफ साहब लेंगे, हम उनके सामने ये मामला रख देते हैं और वो फैसला करेंगे कि आपको आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और सेकेंडली अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं है, अभी तो इलेक्शन की डेट ही नहीं है, तो इतनी देर पहले सीट एडजस्टमेंट बल तो ये पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब नवाज शरीफ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फैसला करेंगे तो फिर हम वजारतों के हवाले से भी फैसला कर लेंगे। तो मतलब ये मामला फिलहाल इब्तिदा में ही लटक गए हैं, अब देखें कि आगे बनता क्या। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ये गवर्नमेंट ना चल सकी तो फिर नुकसान खाली शहबाज शरीफ का नहीं होगा, नुकसान सभी का होगा। अच्छा, सभी का, ये बड़ा आपने जुबानी जुमला बोला है, सभी का नुकसान होगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये अब हुआ क्या? इसका मतलब है पहले डिसाइडेड नहीं थी ये चीज़ें, ये क्यों ऐसा हो रहा है? 15 किस तरह से मान सकती है कि MNA के पर नून लीग खड़े ही नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी की अगर ये नहीं मानते बात तो फिर क्या होगा? MQM अगर उसका मुआहदा पूरा नहीं होता तो फिर क्या होगा? इस तरह तो ये हुकूमत कैसे चलेगी? कब तक ये काबीना नहीं बनेगी? मैं तो पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि अभी आज मीटिंग होनी है काबीना के हवाले से। उन मेरे ख्याल में जो वज़रा बनने हैं उनसे ज़्यादा तावले हम हैं कि वो बन जाए काबीना और वो हलफ उठा ले। कल हलफ उठा रही है काबीना, और इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो सीट एडजस्टमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना मांगी है, ना अभी तक उन्होंने कोई इस हवाले से जिक्र किया है। वो कहते हैं कि हम उनके टक्कर की जमात हैं, हमें पता है कि हम कहाँ पे खेल सकते हैं और कहाँ पे मुकाबला कर सकते हैं, कहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कहीं एडजस्टमेंट की। अच्छा, तीसरी बात बाबर डोगर साहब ने कही कि तरीन साहब को देंगे और उनको देंगे, तो तरीन साहब तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा होंगे और उनकी जनूबी पंजाब से जो भी उनके रफ़का हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो ये भी फैसलाबाद ग्रुप तो सारा जो है वो नून लीग से टिकट मांग रहा है, तो वो जी वो राजा रियाज नून लीग में शामिल हो जाएंगे। राजा रियाज, राजा रियाज, गुलाम आसिम नज़ीर, जो सूरत हाल इस वक्त तक की है वो उसमें सदर के पास है क्या, सिवाय 4-6 यूनिवर्सिटियों का इफ्तिताह करने के या वहाँ पे बैठ के अपना बच्चों से मुलाकातें या जो विजिट आ जाते हैं लोग करने के लिए स्कूल कॉलेज के, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा क्या है सदर पाकिस्तान के पास? कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं, वो देखें लामा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी लेंगे तो जी हाँ, ये है कि कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ हो तो उसमें इम्यूनिटी है कि वो उस दौरान में उनको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये जो भी पॉलिटिक्स घूम रही है इस वक्त, वो आइनी ओहदों के पीछे नहीं घूम रही, वो घूम रही है पार्लियामेंट्री ओहदों के इर्द गिर्द। और पार्लियामेंट्री ओहदे वज़रा हैं, वज़रा में अच्छी वजारतें 7-8 मिल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिल रही हैं। और नून लीग भी अपने लोगों का इंतखाब आज रात तक फाइनल कर लेगी और MQM भी आ जाएगी, मशीर होंगे, बाकी वज़रा होंगे। तो ये कल आपको इसके ऊपर मेरे ख्याल में बात ज़्यादा मुनासिब होगी करनी कि कौन आए। हाँ जी, कल तक तो ये MQM जो कह रही है सिर्फ दबाव के लिए है कि पहले मुआहदे पर अमल करो। उनको भी पता है मुआहदे पर इतनी जल्दी अमल तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ चीज़ों पर चाह रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वाला या कोई फाइनेंसेस जो हैं बल्दियाती नुमाइंदों को मिल जाएं या बल्दियाती इदारों को मिल जाए, ये कहना बेहतर है। जो MQM के हवाले से है, MQM की बात भी आज ही वापस आके ये करेंगे, क्योंकि या अभी शायद थोड़ी देर बाद मीटिंग एक हो रही है CM हाउस कराची में, तो वहाँ पे इस बात के हवाले से होगा कि स्टेप बाय स्टेप उनसे वादे किए गए थे
कि जिस तरह से वक्त आता जाएगा उस तरह से आपके जो मामलात हैं, मैं जो समझ सका हूँ आपका ख्याल है कि कुछ थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं लेकिन मामला तय हो ही जाएंगे, ये तोड़ जोड़ होता है। लेकिन बाबर साहब का ख्याल है कि मामला तय हुए उनके हो चुके रिटर्न मुआहदा हुआ है, रिटर्न मुआहदा हुआ है और उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं। पहले वो क्यों कह रहे हैं गवर्नर है, ये बयान फिर देने की जरूरत नहीं है एमक्यूएम को कि जी ये हमें वजारतें नहीं, वो बात की बात है, पहले मुआहदे पर अमल दरामद करें, वो तो साथ साथ होना है। पहले जब लिखा हुआ मुआहदा है तो अभी सर एमक्यूएम की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है, अमीनुल हक साहब ने ये बात कही है कि पहले अमल दरामद करें, बाकी बातें बाद की हैं, काबीना बाद में। ये अमीनुल हक साहब साबिक वज़ीर हैं, ने ये कहा कि हमारी बात, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बात, हम वजारतों की तरफ नहीं जा रहे, ना अभी वजारतों की बात हो रही है जी, जो मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद होगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा कल तक। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अच्छा कि कल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलें सर कल हो जाएंगी, कल देखते हैं इस पर क्या होता है। अब एक चीज़ तो ये है कि आपको लग रहा है कि शायद इस पर हो जाएगा अमल दरामद, लेकिन बाबर साहब जो बातें मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं, 40 रुपये फ़ी लीटर हुकूमत नुकसान कर रही है वफाकी हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर। वो कहते हैं कि आंसू पहुँचेंगे, फौरी तौर पर महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते। फिर चीनी महंगी हो गई है तकरीबन 10 रुपये, इसी तरह से घी महंगा हो रहा है। ये पिछली हुकूमत इस तरह से करके गई थी कि ये आए तो ये हो जाए, या ये भी सिर्फ बातें करते रहे, ये भी इनके कंट्रोल में भी नहीं है? देखिए उसामा साहब, ये जो मर्जी कहें, इन्होंने जो नारा लगाया था वो ये था कि महंगाई बढ़ गई है और ये हुकूमत जो है महंगाई पर काबू पाने के लिए, महंगाई से जान छुड़ाने के लिए इस हुकूमत से जान छुड़ाना ज़रूरी है। पीटीआई चाहे जितने मर्जी कागज़ लहराए, लेकिन अपोजिशन जो है वो यही कह रही है कि हमने इनको महंगाई की वजह से हटाया। अब इनके पास कुछ ना कुछ तो फार्मूला होना चाहिए कि ये जो महंगाई है इसको हमने कैसे नीचे लेके आना है। ये कह दें कि जनाब 40 रुपये का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये कोई गरीब आदमी या कोई आम आदमी तो बाय नहीं करेगा। हमें चाहिए पेट्रोल सस्ता, हमें चाहिए डॉलर सस्ता, हमें चाहिए महंगाई कम। वो किस तरह से करनी है, ये हेडिक शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट की है। ये तो उनको जब अदम इत्मीनान की तहरीक लेके आए थे उस वक्त सोचना चाहिए था। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो इनको नहीं पता थी। ये कोई चूसनी पीते बच्चे तो नहीं है कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था कि ये पेट्रोल जो है ये मसनूई तौर पर रोका हुआ है, या डॉलर मसनूई तौर पर ये हुआ है, या फलाने फिगर जिस तरह से है। एक एक चीज़ इनके सामने थी। अब इनका इम्तहान है, और इम्तहान यही है जो लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब आपने महंगाई ख़त्म करनी है या कम करनी है। एक ही एजेंडा है गवर्नमेंट के पास, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानी वोट डालते हैं या नहीं डालते, नैब होती है या नहीं होती, लेजिस्लेशन होती या नहीं होती, भाड़ में जाए लेजिस्लेशन। लोगों का इशू महंगाई है, लोगों का इशू बेरोजगारी है, और अगर ये उस पर काबू ना पाए तो उसामा साहब इनका हशर बहुत बुरा होगा, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा है कि असल वजह क्या थी इमरान खान को हटाने की? अभी मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान की शरह 5.6% शायद कहा जा रहा है, और बाकी ममालिक से पाकिस्तान की ग्रोथ आगे रही है। वर्ल्ड बैंक के आप देख सकते हैं चल रहे हैं। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सब्सिडी से बहुत बड़ा चैलेंज, ये सब बातें की जा रही हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये शौकत तरीन साहब ने जो कहा कि जी इमरान खान को इसलिए हटाया कि वरना 1.5 साल मिल जाता तो हम काफ़ी ज़्यादा अपने एजेंडे पर अमल कर देते। इनको यही था कि अभी हटाओ वरना ज़्यादा इमरान खान मकबूल हो जाएगा। लेकिन ये तो अब आकर खुद कह रहे हैं कि जी फौरी महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ तो आंसू पहुँचेंगे। 10% तनख्वाहें बढ़ाई, मिफ्ता इस्माइल साहब ने साथ ही कह दिया। शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म की बात नहीं मानी, उनके मुतवक्का वज़ीर ख़जाना ने कहा जी कोई नहीं बढ़ा सकते, और स्टेटमेंट दी कि अभी तो बढ़ाई हैं, वफाकी हुकूमत जाने से पहले तनख्वाहें बढ़ाई थी, इसलिए अब हम नहीं बढ़ा सकते। और ये चीनी घी महंगा होना शुरू हो गया है। आपको लगता है कंट्रोल कर लेंगे? अगर नहीं करते तो फिर क्या होगा? लोग इनकी ये बात मानेंगे कि जी 40 रुपये ये नुकसान कर रही थी हुकूमत पेट्रोल पर? सबसे पहले तो चीनी की बात कर लेते हैं। चीनी गुज़िश्ता हफ्ते भी 94 रुपये फ़ी किलो थी, आज भी 94 रुपये फ़ी किलो है। ये जो किसी ने इश्तहार जाली बना के मीडिया सेल किसी की जमात के ने चलाए हैं, ये शायद कोई और ही बात है। कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा। अगर आपने चीनी नहीं खरीदी तो मैंने ज्वाइन किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या हुआ? वो कह रहे हैं जी फौरी महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते, आप 40 रुपये फ़ी लीटर नुकसान कर रही थी वफाकी हुकूमत, तो ये तो कहते रहे कि आपने पेट्रोल महंगा किया, अब ये क्या हो गया?
देखें जी, बाहर बैठे होते हैं तो कुछ कहते हैं, अंदर आते तो कुछ कहते हैं। तो हमने तो जो पेट्रोल की जो है उसमें सब्सिडी दी थी, और इन्होंने कल बैठ के मुझे ये भी कह दिया कि जी ये पैसे पता नहीं कहाँ से आएंगे। वो भी आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवा दिए कि कहाँ से आएंगे। तो हमने तो वो सब्सिडी दी हुई है, और बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए कमी की थी फी यूनिट। अब ये आके जरा इसको जरा संभाले ना जरा, और जो बाहर बैठ के नारे मार करके दिखाएं। आपके बारे में वो ये कह रहे हैं कि जी आप ऐसे वो यानी सुरंगें लगा दें, बारूदी सुरंगें आप इनके खिलाफ, इसलिए ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीज़ें। अब वो परेशान हो गए, 10% उन्होंने बढ़ानी थी तनख्वाहें, लेकिन वो कह रहे हैं आप जाते जाते बढ़ा गए, तो वो कौमी खजाना खाली है, बड़े मसाइल हैं, वो तो अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, और आज मैंने उन्हीं के जो है मुंह के ऊपर वो एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का पूरा एक वो है स्टेटस है बजट का, वो सामने कर दिया। इन्होंने कहा 6,400 बिलियन का डेफिसिट है, और वो मैंने उनके सामने पेश कर दिया कि 4,100 का डेफिसिट है, जो हमारा बजट था उसके करीब ही है। हमने 6.3 कहा था, अभी 6.4, इन्होंने 10% कर दिया था। इन्होंने किया ये कि वो जो 6.4 था उसके बीच में इन्होंने जो हमारा पैकेज था, और उसमें जाहिर है कि उन्होंने वो तो नहीं गिना कि जब हमने किस तरीके से उसको पे करना है, और 800 अरब रुपए के और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो भी डाल दी, जो कि बिल्कुल कोई अप्रूव नहीं हुई। वो तो लोग मतलब हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री जो है वो अपनी वो एक फरमाइशें करती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो अब जो दो चीजें निकाल दी जाएं तो वापस हम इस वक्त तक जो 3.9% 9 महीने में अगर फिस्कल डेफिसिट है, तो फिर अगले 3 महीने में 10% कैसे हो सकता है यार? ये तो मतलब भाई, ये मैंने पूछा, मैंने कहा ये तुम लोगों ने क्या इनको आज नंबर दिए? उन्होंने कहा सर हमने तो नंबर नहीं दिए, हमने तो सिर्फ ये बताया कि ये चीजें जो हैं ये लोगों ने मांगी हुई हैं शायद, तो अभी तक तो हमने अप्रूव नहीं की। उन्होंने उसको डाल के मुझे बदनाम करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और मुझे तो सिर्फ 4 मिनट लगे इनको वो वापस जो है जवाब देने में। तो ये तो देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है इनमें कि जो नई चीज करेंगे। ये जो चीजें हम कर रहे थे वो कर रहे हैं। हमारा इश्यू सिर्फ एक ही था, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट वो सुपर साइकिल जो है, जैसे वो सुपर साइकिल नीचे जाएगा इन्फ्लेशन भी कम नहीं हो जाएगी, करंट अकाउंट जो है वो भी बैलेंस। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इनको कैसे गंदा कैसे करें, तो अभी खामखा की बातें करते रहेंगे। ये एक पॉपुलिस्ट अप्रोच थी, फिर अब कह रहे हैं कि IMF की हम सब बातें मानेंगे, और मिनी बजट की भी अब बात हो रही है कि शायद वो लाना पड़े। यार मिनी बजट की जरूरत नहीं है ना भाई, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है हमें IMF ने, वो हम तो उसके ऊपर हैं, हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। उनका सिर्फ इशू ये था कि भाई ये तुमने एमनेस्टी जो स्कीम दी है इंडस्ट्रीज के ऊपर, इसके ऊपर गौर कर लो। वो कर ले ये बैठ के, और वो अगर नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन हमारे मेरे नजदीक तो कोई उनमें हमारे में इन फाइनेंशियल पे कोई डिफरेंस नहीं था। सिर्फ उन्होंने कहा था कि ये जो आप 67 जो है बिलियन जो है ये कहाँ से पूरा करना है, और वो मैंने आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर भी दे दिए। तो वो तो इनको किस किस्म का मिनी बजट चाहिए? ये तो सिर्फ ये है कि इनको कुछ जवाब मिल नहीं रहा, तो इसलिए बेसिकली शोर मचा रहे। अच्छा शौकत साहब, ये बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे आने की वजह से 4 दिन में डॉलर 8 रुपये सस्ता हो गया, और देखिए हम आए और डॉलर के एकदम नीचे चला गया। तो ये क्या इनकी वजह से आया? क्योंकि अभी तो इनकी गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई नहीं है और डॉलर 8 रुपये नीचे आ गया। देखें जी, बात सिर्फ बड़ा सिंपल सी चीज है, ये जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो 2 मार्केट्स मूव करती हैं। अगर ये आपका एक तो स्टॉक मार्केट मूव करती है, ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाती है, बल्कि नीचे ही जाती है, और दूसरा जो है एक्सचेंज रेट, अगर आपका जो है वो जो एक्सचेंज रेट आपने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, तो उसके बीच में भी एक कमजोरी आती है, क्योंकि लोग जो है वो डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे रुपए के साथ क्या होगा।
अगर आपने सही चीज देखनी है तो मार्च 3 तारीख को जब इंस्टेबिलिटी शुरू हुई थी तो उस वक्त 178 पे था रुपया, तो अभी भी तो वापस 182 पे ही आया ना, 81 पे, अभी तक तो 178 पे नहीं आया। तो वो जो स्पेकुलेटर था उसको अभी जाहिर है पता चल गया कि अभी ये गवर्नमेंट बन गई है तो उसने वो डॉलर बेचने शुरू कर दी। अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेनी है, बस एक आखिरी सवाल आपके स्टॉक जी, एक आखिरी सवाल सर, ये एहसास प्रोग्राम तो नहीं बंद हो रहा कहीं? नहीं सर, मैं तो बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा एहसास प्रोग्राम जो है और उसके बाद कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, सेहत कार्ड जो है, ये गरीबों के लिए ये बॉटम अप अप्रोच हमारी रही है। ये पहले इन्होंने नहीं कभी किसी ने किया, लेकिन हमने बड़े सोच समझ के किया है। तो चीजों को ना बंद कीजिएगा, इनको जारी रखना चाहिए। इसमें हमने कोई बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से किया हुआ है और गरीब लोगों के लिए सारी चीजें, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी की। अब जलसे कर रहे हैं, आज पेशावर में जलसा है, फिर कराची, फिर लाहौर, क्या ये इस तरह से हुकूमत को गिरा सकेंगे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म से हटने के बाद पहला जलसा आज पेशावर में हो रहा है। इसकी भरपूर तैयारियां की गई हैं, लेकिन इसके बाद आगे अब कराची, फिर लाहौर में जलसा है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हुकूमत किसी सूरत नहीं चल सकती, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह का मोमेंटम अभी तहरीक इंसाफ बिल्ड कर रही है, वो तो इलेक्शन मोड में चली गई है। एक तो एडवांटेज इसको होगा, इलेक्शन जब भी हो, एक इनको ज़रूर फ़ायदा होगा कि वो पहले से ही एक मोबिलाइजेशन के अंदर हैं, पहले से ही वो सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं किस तरह, कहाँ जगह, टिकट्स का, ये सब। लेकिन क्या ये जिस तरह के एहतजाज हैं, इससे हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा? समझ साहब, एहतजाज से देखिए, एहतजाज तो अपोजिशन ने भी बहुत ज़्यादा किए थे और कितना PTI पे दबाव बढ़ गया। तो एहतजाज से हुकूमत ना जाती है, ना हुकूमत पे इस तरह दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ेगा इस्तीफ़े देने से, और अगर इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं तो यकीनन अगर 130-40 सीटें खाली हो जाती हैं या KPK असम्बली रिज़ाइन कर जाती है तो उससे यकीनन उन पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अभी तक KPK असम्बली जो है उसने रिज़ाइन नहीं किया। जो मरकज़ में जो इस्तीफ़े हैं वो अभी उसका एक लंबा प्रोसीजर है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, या सादिक ने कि असम्बली स्टाफ जो है वो उसको कतन आगे ना भेजे, और अगर उन्होंने भेजा तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेंगे और हम ख़ुद एक एक बंदे को बुला के अपने सामने तस्दीक करवाएंगे कि वो इस्तीफ़ा देना चाहता है या नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि ये तो एक लंबा प्रोसीजर, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे PTI के जो ऐसे MNAs हैं कि अगर वो देखते हैं कि ये गवर्नमेंट तो चलने वाली, ये तो साल 1.5 साल चलेगी, तो हो सकता है कि वो इस्तीफ़ों से दौड़ जाएँ। अच्छा, क्योंकि आगे पता कुछ नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो इस्तीफ़ों से दौड़ जाएँ। ये कहते हैं हम कोर्ट्स में जाएंगे। कोर्ट्स जो है अब मामला फिर वही आ गया कि क्या इनके सारे MNAs कोर्ट के सामने जाके ये कहेंगे कि जनाब हमने इस्तीफ़ा दे दिया है और स्पीकर हमारा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहा, और स्पीकर जनाब और कोर्ट के सामने अपना जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाएं। एक बड़ा लंबा मसला है। तो जलसों से गवर्नमेंट नहीं जाती, गवर्नमेंट जाती है प्रैक्टिकल स्टेप। प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि जनाब पंजाब की गवर्नमेंट गिर जाए, KPK की गवर्नमेंट गिर जाए, ऊपर से इस्तीफ़े मंजूर हो जाएं और हुकूमत पे इतना प्रेशर आ जाए कि जनाब के 2 सूबों के बगैर और आधी असम्बली के बगैर गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाए। ये सूरत हाल इमीडिएटली फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अभी देखते हैं कि शेख रशीद साहब ने मौजूदा सूरत हाल क्या कहा है। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, जेल भी हो सकती है, वो क्या कह रहे हैं? गुलाम रज़ा साहब, क्या कहेंगे आप शेख रशीद की इन स्टेटमेंट्स पर? शेख साहब को ऐसे इल्हाम आपको पता होते रहते हैं। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि नारा लई मेरा मनहूस तरीन मनसूबा है, जब भी नारा लई का इफ्तिताह कराता हूँ महीने बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जब से मैं इस्लामाबाद पिंडी में हूँ 5 इफ्तिताह तो मैं इस नाले के देख चुका हूँ, और अरबों रुपया इसके ऊपर ख़र्च भी हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं लिया गया। तो खान साहब एक और बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स को ज़िंदा कर दिया है। तो ये वो मानते हैं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो मर गई थी, वो वफात पा गई थी, तो अभी ज़िंदा किया गया है उसको।
तो वो ये देखें, इनका तो एक बहुत हकीकत से कम ताल्लुक होता है चीज़ों का। अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो अंदर प्लानिंग हो रही थी वो प्लानिंग ही शेख साहब ने आगे बताई है किसी को, तो ये इस तरह की बातें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर ये है कि जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसमें हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वो 1.5 साल तक, इसको साल तक कम अज़ कम इसी दिनों तक, यानी कि जून जुलाई तक वो खींचे, क्योंकि जून में गवर्नमेंट बनी थी तो वो चाहेंगे कि 12 जून तक ये अगला बजट वो पेश करें और उसके बाद जाके इंटरिम सेटअप जो है वो अनाउंस किया जाए। उसमें सबसे अहम जो ख़राबी पैदा करने के अनासर हो सकते हैं वो उनके अपने इत्तेहादी हैं। वो किसी वक्त भी इत्तेहाद कोई भी टूट सकता है, कोई नाराज़ हो सकता है, कोई अपनी ज़िम्मेदारियों से आगे पीछे बात कर सकता है। तो ये क्योंकि सहारों की, जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत सहारों पे खड़ी थी, तो ये भी उसी तरह के सहारों पे ही है। और यहाँ उनके दरमियान तो खैर बहुत ज़्यादा सहारे नहीं थे, काफ़ी उनकी अपनी ज़्यादा सीटें थी। अभी इनमें तो काफ़ी लोग हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इनका इन्हिसार तो सारा ही इन्हीं के ऊपर है। तो इसमें ये है कि कोई दरार किसी भी तरह से पड़ जाए तो वो दरार बहुत किसी सूरत में इसको हमें मुस्तहकम मजबूत हुकूमत तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। यानी कोई एक इत्तेहादी भी, वहाँ तो चले 2 जाने थे तो हुकूमत गिरनी थी, यहाँ तो कोई एक इत्तेहादी भी इधर से उधर हुआ तो काम खत्म है। अब इस पर जी आपकी बात दुरुस्त है। हाँ जी, फवाद चौधरी साहब साबिक वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात, वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कह रहे हैं कि कब तक हुकूमत चलेगी, क्या उनके पास क्या खबरें हैं? गुलाम रज़ा साहब, ब्रेक मुझे लेनी होगी, मैं चाह रहा हूँ इस पर आप दोनों का कमेंट ज़रूर ले लूँ। ये अगर वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत इतनी ज़्यादा बदनाम हो रही थी, महंगाई और सारा बैड गवर्नेंस, तो फिर इनके लिए तो बेहतर वाकई नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन में चले जाएँ, वरना जिस तरह से माशी हालात हैं तो सारा मलबा इन पर आएगा। ये बात मैंने खुद पढ़ा है, खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा है, इसका इशारा दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि हाँ जी नवंबर दिसंबर तक हम इलेक्शन में जाना होगा, वरना सारा मलबा हम पे गिरेगा। जी गुलाम रज़ा साहब। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो पूरा पाकिस्तान जाम कर सकते हैं और इस्लामाबाद को भी जब चाहें जाम कर सकते हैं। अभी ये इनको कितने तरले किए इन तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कि बैठें इंतखाबी इस्लाहात कर लें, बैठें कोई बात कर लें हमारे साथ, बैठें कोई EVM पे बात कर लें, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने कहा हम बात तो हम करेंगे ही नहीं किसी भी उस पर, हम तो आपके साथ हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। उन्होंने कहा इंतखाबात के हवाले से बात कर लें। उनका जी अर्ली इंतखाबात क्यों, हमारा तो मैंडेट 5 साल का है, हम अपने मैंडेट के मुताबिक ही चलेंगे। क्या कैसी कुछ चीज़ है, क्या है, ये तो आपके सामने है सारा कुछ। आज ये कह रहे हैं कि इंतखाबात करवाएं, अब वो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो कहते हैं हम अभी इंतखाबात नहीं करवाएंगे, अभी कुछ इस्लाहात करनी है और इस्लाहात करने के बाद इंतखाबात करवाएंगे। और दूसरी बात, तमाम लोग जानते हैं कि PTI के 7-8 धड़े आप उसके अंदर ही मौजूद हैं। खान साहब की नो डाउट पॉपुलैरिटी के वो आखिरी स्टेज पे हैं और बड़ी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान भर में उनकी, लेकिन पॉपुलर होना बंदे का एक अलग मामला है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उनका एक्टिव होना एक अलग मामला है। अब अनफॉर्चुनेटली वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से वो बाहर हो चुके हैं। अब वो ये एजिटेशन की पॉलिटिक्स तो वो कर सकते हैं, बाहर निकलें, वो नारे लगाएं, वो जलसे करें, आवाम को मोबिलाइज़ करते रहें, लेकिन कितना अर्सा तक करते रहेंगे? अगर ये हुकूमत 6 महीने भी चलाने में कामयाब हो जाती है मौजूदा गवर्नमेंट, तो फिर पूछा जाएगा कि जी आपका ये जो यहाँ से इस्तीफ़े देना था वो मुनासिब आपका फ़ैसला था या वो गैर मुनासिब था। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को लोग जानते हैं वो तो यही कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से बाहर निकल तो बंदा जाता है आराम से, उस सर्कल में वापस आना बड़े मसाइब और उसके मसाइल का सामना उसको करना पड़ता है। तो ये वो बहुत बड़ा एक फ़ैसला कर चुके हैं। अब ये है कि उसमें से काफ़ी सारे लोग PTI के वो इधर उधर कहते फिरते हैं कि हमने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब जाहिर है कि एक प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो यही है कि कोई भी असम्बली में इस तरह इज्तिमाई इस्तीफ़ा नहीं होता। सही है। कोई भी शख्स जो भी इस्तीफ़ा देगा वो अपने साइन करके वो जो भी कौमी असम्बली का स्पीकर है उसको जमा कराएगा। स्पीकर ऑफिस उसको बुलाता है, उससे पूछता है तन्हाई में कि आपने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया या किस वजह से दिया है। वो जो भी वजह बयान करे उसका फिर उसके बाद आगे केस भिजवाया जाता है। मेरे ख्याल में इन केस के भिजवाने भी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद पंजाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और अमेरिका और भारत की जो स्टेटमेंट आई है उस पर पाकिस्तान का क्या जवाब है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला।
लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था और अब फैसला आ गया है। 16 अप्रैल को हर सूरत पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। और इसके लिए जो डिप्टी स्पीकर हमारे साथ कल प्रोग्राम में मौजूद थे, उनके जो इख्तियारात सल्ब किए गए थे वो भी फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। किसी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। बाबर डोगर साहब, अब तो लग रहा है कि ये अब हर सूरत ये इंतखाब हो जाना है, लेकिन किस तरह से होगा? जो मुनरिफ अरकान है, बड़ा सवाल उनका है, उनके वोट का क्या होगा? फिर 10 अरकान का मैं सुन रहा हूँ कि जी रुकनीत मुअत्तल की नून लीग के तोड़ फोड़ की वजह से उनका क्या होगा, वो वोट नहीं डाल सकेंगे। क्या नज़र आ रहा है आपको, या ये बड़ा आसान है हमजा शहबाज के लिए वज़ीर आला बनना? देखिए उसामा साहब, हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी साहब वो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। उनके पास ये अख्तियार होगा कि कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा वोट इनवैलिड है। और डिप्टी स्पीकर कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब वो जो वोट है वो डाल सकते हैं और उनका वोट काउंट भी होगा। हाँ, ये है कि डिफेक्शन जो है वो एक प्रोसीजर है, उसको वो देख लेंगे। अब यहाँ पर तो ये भी बात हो रही है उसामा साहब के पीटीआई के नाराज़ या मुनरिफ अरकान पर डिफेक्शन क्लॉज लगती ही नहीं है, क्योंकि सीएम का कैंडिडेट पीटीआई से नहीं है, वो काफ लीग से है। तो उन पे ये बाइंडिंग नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के बंदे को वोट डालने के लिए पार्टी पॉलिसी को टो करें या उस पर अमल दरामद करें। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं चौधरी प्रेलाई की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, वो लग रहा है कि वो डिफीटेड है। मैं आप एक अंदर की खबर ये है कि उन्होंने ये भी इतला था कि कल रात को उन्होंने आसिफ अली जरदारी से दोबारा रब्ता किया, उनको ये मैसेज भिजवाया कि अगर मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है, और मुझे कंटिन्यू करने दिया जाए, तो मैं इलेक्शन करवा देता हूँ सीएम का और हम उसको सपोर्ट भी कर देते हैं। अच्छा। और लेकिन मसला ये है कि फिर पार्टी ने नून लीग को इस सिलसिले में उनसे बात की, तो नून लीग जो है उनका ये कहना था कि जनाब अलीम खान ग्रुप और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप, ये तो इस शर्त पे हमारे साथ आए कि हमने परवेज़ इलाही को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करना। तो अगर हम अदम एतमाद की तहरीक वापस लेते तो ये सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि नून लीग जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कमिटमेंट कर चुका है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की सीट उनको मिलेगी। जब उनको मिलेगी स्पीकर पंजाब असम्बली की सीट, तो फिर चौधरी प्रेम इलाही को किस तरह से दी जा सकती है? बहरहाल पार्टी जो है उन्होंने नून लीग की रिजर्वेशन जो है वो चौधरी प्रेम इलाही को भिजवा दी हैं, और ये है कि पार्टी नून लीग के साथ खड़ी है। तो इससे लग रहा है कि चौधरी प्रेम इलाही जो है वो खासे परेशान है। अच्छा। और उनको ये लग रहा है कि अगर 16 अप्रैल हफ्ते वाले दिन है, 16 अप्रैल आ गई, 2 दिन बाकी हैं और अभी तक वो कोई एक बंदा तोड़ नहीं सके, और नून लीग के पास 200 बंदों की सपोर्ट है, तो लग रहा है कि हमजा शहबाज बड़े आराम से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब कि वो कुछ परेशान लग रहे हैं या शिकस्त खुर्दा लग रहे हैं, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? गुलाम रज़ा साहब, वो तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब पर ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं कि वो कोई हाज़मा ख़राब करेंगे नून लीग का। हाँ, देखिए अभी इमरान खान साहब की तरफ उनकी अगर तवज्जो है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से तवज्जो उनकी ख़राब हुई है। और जो बाबर डोगर साहब बात कर रहे हैं वो साफ़ नज़र आ रही है कि उनको जितनी भी उन्होंने कोशिश की है, उस कोशिश के बावजूद उनके पास बंदे पूरे नहीं हुए हैं, और उनकी अपनी पार्टी यानी कि जो तहरीक इंसाफ है उसके लोग छोड़कर उनको गए हैं। ख़बरें तो आज ये भी आ रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई 8-9 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के लोग जो हैं वो उनके साथ कमिटमेंट की है कि वो उनके साथ चलें, तो उन लोगों ने इनके साथ चलने की रजामंदी का इजहार की है। कुछ जो ग्रुप है अलीम खान साहब का, उस ग्रुप में से भी कोई 3-4 लोगों ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हम आपको वोट कर देंगे। तो इस तरह की सूरत हाल अगर डेवलप होती है तो मे भी पॉसिबल है कि 1-2 वोटों से ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अभी तक की जो वाज़े अक्सरियत हमें नज़र आती है वो हमजा शहबाज शरीफ के पास है, और वही, और फिर उसके बाद आज कोर्ट का ऑर्डर आया, वो भी विन विन था दोनों लोगों के लिए। बल्कि अहम फैसला जो उसमें ये था उसका पार्ट के जो डिप्टी स्पीकर को उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर का और उसके इख्तियारात उनको वापस कर दिए, तो ये था सारा उसका बैकग्राउंड। और अब उनके पास हाथ में है, उनके पास इख्तियार भी है, 16 को वो इसका इंतखाब करवा देंगे। उससे पहले कोई मौजूदा ही, जिस तरह अभी बाबर डोगर साहब ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की गई है, अगर वो कोई रिक्वेस्ट इनकी मान लें
या कुछ और कोई कि जिस तरह से वो नून लीग और अलीम खान ग्रुप से कह रहे हैं कि कुछ वोट मिल जाएंगे, फिर शायद मुमकिन है। अदरवाइज़ तो नज़र नहीं आ रहा किसी तरह से भी कि वो इस इलेक्शन में पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे। तो देखते हैं, अब 2 दिन इसमें हैं। इमरान खान साहब के हवाले से वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ख़ानदान में ही आपको पता है कि फूट पड़ी हुई है। और वहाँ पे भी डिवीज़न, घर घर में डिवीज़न हो गई है। ये खान साहब का बड़ा एहसान अजीम है कौम के ऊपर कि हर घर में एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के लिए लोग ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है। तो वो हाँ जी, वो हर घर में ही है, आपके अपने भी शायद हो कहीं, लेकिन हर घर में ये हमें नज़र आ रहा है कि जो खान साहब के चाहने वाले हैं वो तो सीधा गिरबान को ही हाथ डाल रहे हैं। बाकी अल्लाह देखे कि पॉलिटिक्स इस मुल्क में कहाँ तक। अब ये पंजाब की तो सूरत हाल में अलग नज़र आ रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी मतलब तहरीक इंसाफ के लोग ही वही अदम एतमाद वहाँ कर रहे हैं। ये कुछ अजीब सी सूरत हाल बन गई। देखिए वहाँ तो वो कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो तो वहाँ न्याजी साहब जो हैं उन्होंने अपना करतब दिखाया, और वो तो अभी प्यारे होने लगे थे नून लीग को, तो फौरी तौर पे पता चल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन्होंने फिर इमीडिएटली रेस्क्यू किया और अपने लोगों के ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद जो है वो दायर कर दी है। तो अदरवाइज़ पता भी नहीं चलता है खान साहब को कि न्याजी को ही शिकस्त देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता वो वहाँ पे। तो ये तो बड़ा तैयारियों में थे वो न्याजी साहब वहाँ पे। अच्छा, आखिर में चूँकि टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है, 30 सेकंड्स हैं बाबू डोगर साहब, अगर परवेज़ इलाही साहब की जगह कोई तहरीक इंसाफ का खड़ा कर देते, मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप से, या अलीम खान को तरीन ग्रुप नहीं मान रहा था, चले किसी और को, तो सूरत हाल कुछ और सकती थी या नहीं? समझ साहब ऑफ कोर्स अगर ये जो 22-24 लोग हैं, ये बेसिकली इनका एहतजाज 2 बंदों के खिलाफ था। पहला एहतजाज ये था कि हम उस बुज़दार को किसी सूरत में वज़ीर आला उनको तो हटा दिया ना, और दूसरी बात ये थी कि अगर वज़ारत आला किसी को देनी है तो वो पार्टी के अंदर किसी को दी जाए। पीटीआई की पंजाब असम्बली में 182 सीटें हैं, तो उसका राइट है कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाए। वाले जिसके 2 बंदे पहले ही नून लीग में जा चुके हैं, उसको क्या तुक है कि वज़ारत आला की सीट दी गई, और ये इसी वजह से वो सारे जो है बाबर साहब, एक तो हमारे यहाँ ये अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा, यानी जिसकी मेजॉरिटी है क्लियर कट, जिस तरह भी हुई आज़ाद लोग आकर मिले, एक दफ़ा पार्टी में शामिल हो गए, अब मेजॉरिटी पार्टी वो थी, और सर अब वो जिसकी अक़लियत है वो पार्टी वहाँ सेंटर में भी इक़्तिदार में आ गई, चले वो तो इत्तेहादी थे, यहाँ तो सारे के सारे तोड़े गए बड़ी जमात के। तो ये तो 90 की दिहाई दोबारा वापस आ गई है कि पता नहीं आगे भी ये होता रहेगा कि जनाब वो लोग टूट के उधर जाएंगे, कहेंगे अच्छा चलो नाअहली होंगे ना, अगली टिकट उनकी मिल जाएगी हमें। यानी एक हुकूमत जा रही है, अगली हुकूमत जिसकी बनती नज़र आ रही है, उधर चले जाओ, उनकी टिकट भी ले लो। ये तो मामला इसी तरह रहेगा। समझ साहब, पार्लिमानी पॉलिटिक्स यही होती है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसी के पास अथॉरिटी होती है। अब आइन में उसकी क्लॉज भी है, 63A है, उसमें उनको डी-सीट भी होना पड़ेगा। अगर कोई डी-सीट होने को तैयार है तो फिर बस ठीक है। पता नहीं वो प्रोसेस कब तक होगा, लेकिन इसको कम से कम रुकना चाहिए किसी तरह। आइन में जब शिक लाई गई, सोच समझ कर लाई गई थी, 2/3 से इस तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, बड़ी क्लियर वहाँ पर बिल नज़र आ रही है कि इस चीज़ को रोका जा सके, लेकिन वो रुकती हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, बाद में टिकट भी जब मिल जाएगा दोबारा इलेक्शन में लड़ेंगे, तो ये तो हर दफ़ा रुक नहीं सकता फिर इस तरह से काम। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।